हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसकी चर्चा करेंगे। संविधान सभा की बात करें तो उसकी संरचना में हम देखेंगे कि कुल कितने सदस्य होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है इस संविधान सभा में, साथ साथ संविधान सभा का अधिवेशन कब कब कैसे हुआ और उस अधिवेशन के माध्यम से कैसे संविधान का निर्माण हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन होना था, इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इस संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 ब्रिटिश कमिश्नरियों से, 93 देसी रियासतों से होने थे। कुल सदस्य 389, 292 ब्रिटिश प्रांत से मतलब का जहां जहां ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी जिस प्रांत में, उसे हम ब्रिटिश प्रांत बोलते हैं। 4 ब्रिटिश कमिश्नरियां, जैसे आजकल केंद्र शासित प्रदेश है उसी तरह उस समय 4 ब्रिटिश कमिश्नरियां थी। वो कौन कौन सी थी? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और अजमेर दिल्ली। अजमेर राजस्थान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, कुर्ग दिल्ली में, कुर्ग कर्नाटक में है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ही। ठीक है, इसे भविष्य में एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान में रखिए। कैसे याद रखना है? ए अजमेर, बी बलूचिस्तान, सी कुर्ग, डी दिल्ली। आप ऐसे याद रखेंगे, इसे जरूरी है, भविष्य के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 93 देसी रियासतों से होते, 93 सीट कहां से आती? देसी रियासतों से। वहां के प्रमुख उन्हें मनोनीत करते। तो कुल कितने सदस्य? 389 सदस्य। इनका चुनाव कैसे होना था या कितनी जनसंख्या पर कितनी सीट निर्धारित थी, ये भी इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर कितना? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई, अर्थात 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। इन संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव होगा वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाना था। अर्थात संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाना था। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर न होकर अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाना था। इसका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से मतलब क्या है? 18 वर्ष से ऊपर हैं तो मत देते हैं, उन्हीं को बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अर्थात यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो जनता द्वारा नहीं हो रहा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं हो रहा है, यहाँ विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। ये रहा इसकी संरचना। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। कब? जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। इस चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों को निम्नलिखित सीट मिली। जैसे कांग्रेस को मिला 208, कितना? 208, मुस्लिम लीग को 73। इस संविधान सभा में कुल 33 एसटी थे, 26 एससी थे, 10 + 5 = 15 महिलाएं थी, 8 निर्दल थे, एक सीट अन्य छोटे छोटे दल, साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे छोटे छोटे दल को एक सीट मिली थी। ध्यान रखिए, 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, 33 इस संविधान सभा में कुल 33 अनुसूचित जनजाति के लोग थे, 26 अनुसूचित जाति के लोग थे, 10 + 5 महिलाएं, अर्थात मूल संविधान सभा में 10 थी और 5 बाद में जीत कर चुनाव आई तो 5 और आ गई, कुल कितना हो गया? 15। तो जैसा एग्जाम में पूछा जाए वैसा ही आपको आंसर देना है। अगर मूल पूछा जा रहा है तो 10, अगर कुल पूछा जा रहा है तो 15 महिलाएं थी। 8 निर्दल थे, निर्दल समझ ही रहे हैं, जो किसी दल में नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? निर्दल बोलते हैं। इस चुनाव में नोट पॉइंट के रूप में आप समझ सकते हैं, इस चुनाव में हिंदू महासभा को एक भी सीट नहीं मिली। कितना?
एक भी, ये भी चुनाव में भाग लिया था। हिंदू महासभा आजकल आज समझ रहे हैं ना, हिंदू महासभा को एक भी सीट नहीं मिली थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जयप्रकाश नारायण, जिसे आप जेपी बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने स्वास्थ्य कारणों से, अपने निजी कारणों से या स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा की सदस्यता लेने से क्या कर दिया, इंकार कर दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गांधी, जिन्ना, BN राव, ये भी महत्वपूर्ण है। गांधी, जिन्ना, BN राव ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन ये संविधान सभा में सदस्य नहीं थे। ध्यान रखिएगा, गांधी, जिन्ना और BN राव ये संविधान सभा में सदस्य नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर जो महाराष्ट्र के निवासी थे, कार्यक्षेत्र उनका कहाँ का था, महाराष्ट्र का था। चुनाव पूर्वी बंगाल से, पहली बार चुनाव कहां से, पूर्वी बंगाल से, अर्थात बंगाल से चुनाव जीतकर आए। यहां देखिए इंपॉर्टेंट है, पूर्वी बंगाल, अगर ऑप्शन में है तो पूर्वी बंगाल मानना है, पूर्वी बंगाल नहीं है ऑप्शन में तब आप बंगाल मानना है, पश्चिमी बंगाल नहीं ट्रिक करना है। तो डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र निवासी, चुनाव पूर्वी बंगाल से जीतकर आए या बंगाल से जीतकर आए। पुनः देश विभाजन के बाद वह दूसरी बार चुनाव कहां से जीतकर आए, पूना संसदीय क्षेत्र से या बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पूना संसदीय क्षेत्र। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उस समय कहां माना जाता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। तो डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुनाव जीतकर आए। देश विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, तो सीट भी पाकिस्तान में चली गई। दूसरी बार उन्हें पूना संसदीय क्षेत्र से या बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव जीतकर आए। कैसे, यह सीट पूना संसदीय क्षेत्र सीट से MR जयकर जो कांग्रेस के सदस्य थे निर्वाचित हुए थे, इन्होंने इस्तीफा दिया। फिर डॉक्टर अंबेडकर यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर आए। इस्तीफा कैसे दिए, तो गांधी जी के प्रयास से, BN राव के प्रयास से, राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से या BG खेर, ये सबके प्रयास से, महत्वपूर्ण प्रयास गांधी जी ने किया। इन सबके प्रयास से MR जयकर साहब ने इस्तीफा दिया और उस सीट से पूना संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर अंबेडकर चुनाव जीतकर आए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे का क्या करते थे, सम्मान करते थे। गांधी जी जब हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे दलितों के लिए, तो अंबेडकर ने इसका विरोध किया और सुझाव दिया गांधी को कि हरिजन शब्द का प्रयोग मत करिए। क्यों हरिजन, उन्होंने कहा कि हरिजन भगवान का शब्द है। हरिजन किसका शब्द है, भगवान का शब्द है, और जो शब्द दलितों के साथ जोड़ा जाता है वो बदनाम हो जाता है। अगर आप हरिजन शब्द जोड़ रहे हैं दलित के साथ तो भगवान भी क्या हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। इस सोच के थे डॉक्टर अंबेडकर। विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक दूसरे का क्या करते थे, सम्मान करते थे। एक बार अंबेडकर ने गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि गांधी ऐसे जादूगर हैं, ऐसे सोखा हैं जो भूत तो जगा देते हैं लेकिन उस भूत को काबू नहीं कर पाते। ये उनके आंदोलन पर कटाक्ष था। कैसे कि गांधी आंदोलन का स्तर तो ऊपर उठा देते हैं, बड़ा बड़ा आंदोलन कर देते हैं, लेकिन उस आंदोलन को काबू नहीं कर पाते, चोरी चोरा कांड हो जाता है। तो ऐसा कटाक्ष था। विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और गांधी जी के प्रयास से पूना संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर अंबेडकर चुनाव जीतकर आए। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में माहर जाते में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी। ये रहा आपका संविधान सभा की संरचना और राजनीतिक दलों की क्या स्थिति। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा की बैठक कब कब हुई, अर्थात अधिवेशन या मीटिंग कब कब हुआ, और इस अधिवेशन के माध्यम से कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो अब हम देखते हैं कि संविधान सभा की बैठक कब कब हुई। पहला, ये कई स्टेप में होगा, 2-4 स्टेप में, अलग अलग स्टेप में हम बात करेंगे। पहले स्टेप में आते हैं। पहला स्टेप 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने
संविधान सभा के सभी सदस्यों को पहली बैठक में भाग लेने के लिए पत्र लिखा। कब? 26 नवंबर 1946 को वायसराय ने क्या संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लेने के लिए संविधान सभा के सदस्यों के पास पत्र लिखा। पहली बैठक संविधान पहला स्टेप है ये। पहली बैठक 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी टेम्पोररी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। टेम्पोररी अध्यक्ष चुन लिया। तो पहली बार अध्यक्ष चुने गए कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये अस्थायी नहीं थे, क्या? टेम्पोररी अध्यक्ष थे। अर्थात इस पहली बैठक की अध्यक्षता, इस 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई, इस संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया। इस पहली बैठक में 207 सदस्य भाग लिए। इस पहली बैठक में कितने सदस्य? 207 सदस्य भाग लिए। इस पहली बैठक में हैदराबाद रियासत का कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लिया। साथ साथ मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का क्या किया? बहिष्कार किया। तो एक बार फिर समझिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी अध्यक्ष चुना गया। पहली बार किसे अध्यक्ष चुना जा रहा है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इस बैठक में 207 सदस्य भाग लेते हैं। हैदराबाद रियासत का कोई सदस्य इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग इस पहली बैठक का बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि उसे क्या चाहिए था? पाकिस्तान चाहिए था। अगला 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर, कितना? 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक होती है। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक होती है और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए तो अब जब भी संविधान सभा की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। तीसरा, अगला अधिवेशन 2 दिन बाद फिर होता है 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को अगली बैठक होती है और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने, संविधान सभा की इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने अपने द्वारा लिखित या अपने द्वारा बनाया हुआ उद्देश्य प्रस्ताव, क्या? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की बैठक में प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू अपने द्वारा बनाया हुआ या अपने द्वारा लिखित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की बैठक में पेश किया। बनाया भी खुद और पेश भी किया खुद। इस उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया? संविधान सभा ने क्या कर दिया? पास कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को और पास किया गया कब? 22 जनवरी 1947 को। इसी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने एक और प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि भारत के लोगों को एक संविधान बनाकर समर्पित किया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी दिन, जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया संविधान सभा द्वारा, इसी दिन संविधान सभा द्वारा अलग से एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि भारत के लोगों को भारतीय संविधान बनाकर समर्पित किया जाएगा या दिया जाएगा। आगे चलकर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, किस रूप में? राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनी सहमति प्रदान कर दी या अपनी मान्यता प्रदान कर दी। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनी सहमति प्रदान कर दी और इस तिरंगे का प्रारूप या इस झंडे का प्रारूप
पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने बनाया था? पिंगली। कई बार पूछा गया है, पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अर्थात इसकी ड्राफ्टिंग या इसका आकार किसने दिया था, इसका प्रारूप किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। जो 3 संबंध है कितना 2 के अनुपात में है, जिसमें अंदर कितनी तिल्लियां रहेंगी? 24 तिल्लियां रहेंगी। ये पहला स्टेप हुआ संविधान सभा के अधिवेशन का। इंपॉर्टेंट है, अलग अलग स्टेप में हम बात कर रहे हैं। पहला स्टेप 9 दिसंबर को पहली बैठक, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को अगली बैठक हुई। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, उन्होंने खुद बनाया था, खुद प्रस्तुत किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, यहीं से मान लिया जाता है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। कब से? इसी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ ही संविधान बनाने की या संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। इसी दिन अलग से एक संविधान सभा ने प्रस्ताव पास किया कि हम भारत के लोगों को संविधान बनाकर प्रस्तुत करेंगे। आगे संविधान सभा की बैठक हुई 22 जुलाई 1947 को, जिसमें तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया गया। अगला स्टेप, अब हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं। इस दूसरे स्टेप में क्या क्या हुआ? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप क्या? संविधान का एक प्रारूप बनाया, जिसे प्रथम प्रारूप कहा गया। और इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। एक बार फिर समझिए, दूसरा स्टेप की बात हो रही है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, बेनगल नरसिंह राव, पूरा नाम है बेनगल नरसिंह राव। इन्होंने संविधान का एक प्रारूप बनाया, एक खाका बनाया। और इस प्रारूप पर एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम प्रारूप किसने बनाया? तो बी.एन. राव ने। इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब यह प्रारूप समिति विचार विमर्श करने के बाद, प्रारूप समिति जो 7 सदस्य थे, वो विचार विमर्श करने के बाद क्या 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को दे दी। कब रिपोर्ट? गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। इन्होंने रिपोर्ट दी कब? रिपोर्ट दिया 21 फरवरी 1948 को। और आगे चलकर संविधान सभा ने इस रिपोर्ट को क्या कर दिया? पास कर दिया। यह है दूसरा स्टेप। याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे? 29 अगस्त सब लोग जानते हैं क्या? खेल दिवस। उसी से कनेक्ट कर लीजिए, याद रहेगा। खेल दिवस सबको याद है, रटे पड़े हैं आप। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। ये रहा दूसरा स्टेप। मुख्य बात है, रिपीट कर लेते हैं। बी.एन. राव ने प्रारूप बनाया, उस पर विचार करने के लिए क्या डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। और प्रारूप समिति क्या विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट दी। और उस रिपोर्ट को संविधान सभा ने क्या कर दिया? पास कर दिया। अगला स्टेप, तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में बात करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से, कब? पूर्ण रूप से। कैसे? पूर्ण रूप से, पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। इसी दिन संविधान सभा की बैठक हुई और इस संविधान सभा ने संविधान को अपनी सहमति प्रदान कर दी, या मान्यता प्रदान कर दिया, या स्वीकृति प्रदान कर दिया, या अंगीकृत कर दिया, अधिनियमित कर दिया, या आत्मार्पित कर दिया। ये सभी शब्द एक ही हैं। ठीक है, अंगीकृत करना, अधिनियमित करना, आत्मार्पित। अंगीकृत से मतलब है अंग से लगाना, अधिनियमित से मतलब है
इनएक्ट कर देना, और आत्मार्पित से मतलब है आत्मा से लगा देना। तो इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस मूल संविधान पर अपना हस्ताक्षर किए, या इस मूल संविधान पर सिग्नेचर करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों यही किए? क्योंकि ये संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसी दिन संविधान के कुछ प्रावधानों को, इसी दिन मतलब 26 नवंबर को संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया। क्या? कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 391, 92, 93, ये कुछ आर्टिकल हैं जो इसी दिन कब 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया गया? प्रभावी बना दिया गया। अर्थात सभी आर्टिकल लागू नहीं हुए, पूरी तरह संविधान लागू नहीं हुआ, कुछ ही आर्टिकल को यहां प्रभावी बनाया गया जो जरूरी था। एक बार फिर समझिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और संविधान सभा ने इसी दिन अब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित कर लिया, तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कर दिया? इस मूल संविधान पर सिग्नेचर किया। कुछ प्रावधानों को, संविधान के कुछ प्रावधानों को यहां लागू कर दिया गया। इस मूल संविधान में कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, वर्तमान में 22 भाग हैं, वर्तमान में क्या 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये 450 है, गलत है। 95 उस समय भी था, आज भी 95 है। गणना की दृष्टि से 400 कुछ आर्टिकल है, 450 से ऊपर है, वो गणना की आर्टिकल तो 395 ही है। ध्यान में रखिएगा। तो वर्तमान में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। साथ साथ 64 लाख रुपया खर्च किया गया। कितना? 64 लाख रुपया खर्च किया गया। 3 वाचन हुए, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन से मतलब है संविधान को 3 बार पढ़ा गया, अच्छे से क्या पढ़ के सुनाया गया। 3 वाचन हुए। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि कुछ गलती न रह जाए, उसमें कुछ गलती न रह जाए, इसलिए 3 वाचन हुए। दूसरा वाचन सबसे अधिक समय लगा था। पूछा गया है 3 वाचन में किस वाचन में सबसे अधिक समय लगा था? दूसरे वाचन में सबसे अधिक समय लगा था। महत्वपूर्ण 12 समितियों ने संविधान बनाने में, संविधान सभा की 12 समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तथा कुल 11 प्लस 1 बराबर 12 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन 26 नवंबर तक हो गया था, और अगला अधिवेशन आगे हम देखेंगे। तो कुल 12 अधिवेशन हुए। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इस संविधान में 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 64 लाख रुपए खर्च किए गए और 3 वाचन हुए। दूसरा वाचन सबसे अधिक दिन तक चला। ठीक है। 12 समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस संविधान को बनाने में, और 11 प्लस 1 बराबर 12 अधिवेशन हुए। अंतिम अधिवेशन चौथे स्टेप में, अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी, अंतिम अधिवेशन या कहें कि 12वां, चौथा स्टेप 12वां अधिवेशन या अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस अधिवेशन में 24 जनवरी 1950 को हुआ अंतिम अधिवेशन। इस अधिवेशन में संविधान सभा के 284 सदस्य इस मूल संविधान पर सिग्नेचर किए। ध्यान रखिएगा, वहां राजेंद्र प्रसाद किए थे,
26 नवंबर को। यहाँ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के जो अन्य सदस्य थे 284 सदस्य, उन्होंने मूल संविधान पर क्या किया, सिग्नेचर किया। इसी दिन, इसी 24 जनवरी को ही, इसी दिन संविधान सभा ने, इसी 24 जनवरी 1950 को या इसी दिन संविधान सभा ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन अधिनायक जय हो, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन अधिनायक जय हो को राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगान के रूप में, और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को, वंदे मातरम को राष्ट्र गीत के रूप में, राष्ट्र गीत के रूप में अपनी सहमति प्रदान कर दी। किसने, संविधान सभा ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी दिन, कब, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन अधिनायक जय हो को राष्ट्रगान के रूप में तथा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनी सहमति प्रदान कर दी। तथा इसी दिन ध्यान में रखिए, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया या राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और संविधान सभा को घोषित, जो ही राष्ट्रपति घोषित किया गया, उसके बाद संविधान सभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। वास्तव में कहें तो वो भंग नहीं हुआ, क्या हुआ, यही संविधान सभा क्या अंतरिम संसद के रूप में काम करने लगी। किस संसद के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में काम करने लगी। जब तक वास्तविक संसद चुनाव नहीं हो जाता तब तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम करने लगी। ये चौथा स्टेप है, याद रखिए कैसे। यह अंतिम अधिवेशन है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, जिसमें 284 सदस्यों ने मूल संविधान पर सिग्नेचर किया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन अधिनायक जय को राष्ट्रगान के रूप में तथा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा ने मान्यता दे दी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने राष्ट्रपति घोषित कर दिया, ठीक है, और उसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया। अर्थात कहें तो संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लगी। अगला स्टेप, अंतिम स्टेप, पांचवा स्टेप 26 जनवरी 1950 संविधान को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से, पूरी तरह सारे आर्टिकल क्या हो गए, लागू हो गए। कब, 26 जनवरी 1950 को। क्यों यही डेट रखा गया, क्यों 26 जनवरी ही रखा गया, ठीक है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कैसे रखा गया ये, 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि हम हर साल 26 जनवरी को क्या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 1930 से लेकर जब तक हमें आज़ादी नहीं मिली, हर साल हम 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। लेकिन सौभाग्य से हमें आज़ादी मिल गई कब, 15 अगस्त। कब मिल गई, 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो गया, जो हम पहले 26 जनवरी मना रहे थे। तो इस डेट को बनाए रखने के लिए, यह महत्वपूर्ण डेट था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, इस डेट को बनाए रखने के लिए सोचा गया कि संविधान को ही इस डेट को क्या कर दिया गया जाए, लागू कर दिया जाए। तो ये पृष्ठभूमि रही 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का। जब इंप्लीमेंट शब्द आए या लागू करने वाला शब्द आए तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। इसके अलावा दो शब्द हैं, इंप्लीमेंट और लागू। इसके अलावा कोई भी शब्द आए, सहमति प्रदान कर देना, स्वीकृति प्रदान कर देना,
अधिनियमित कर देना, अंगीकृत कर देना, आत्मार्पित कर देना, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेना, एडाप्ट कर लेना, कोई भी शब्द आए, दो शब्द छोड़कर, लागू और इंप्लीमेंट छोड़कर, तो वह होगा क्या, 26 नवंबर 1949। अगर संविधान लागू करने की बात आए, इंप्लीमेंट करने की बात आए, तो वो 26 जनवरी 1950 होगा। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी दिन, इसी 26 जनवरी 1950 को, इंपॉर्टेंट बातें। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर 10:18 पर लाल किले से झंडा फहराया गया। 10:18 पर क्या, लाल किले से झंडा फहराया गया। और इसी दिन 10:24 पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति, 10:18 पर झंडा फहराया गया। 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल कानिया ने शपथ दिलाई। ध्यान रखिएगा। इसी दिन एक और महत्वपूर्ण बात, इसी दिन भारत सरकार ने, किसने, भारत, अभी तक हम बात कर रहे थे संविधान सभा, यहां बात करेंगे इसी दिन भारत सरकार ने क्या, सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ को, कहां पे स्थित है, सारनाथ में, कहां, सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ को राजकीय चिन्ह के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। किसने, भारत सरकार ने। अब यहां संविधान सभा नहीं है, क्यों, भंग हो गई है, तो भारत सरकार ने इसी दिन क्या, सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ को राजकीय चिन्ह के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। ये रहा आपका संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। कुछ फैक्ट पॉइंट है, उसे भी जान लेना जरूरी है। जैसे संविधान मूल प्रति अंग्रेजी में है, कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, ये भी जान लीजिए। संविधान की मूल प्रति किसमें है, अंग्रेजी में है, मूल प्रति किसमें है, अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं है। मूल प्रति जो वास्तविक संविधान है वो किसमें है, अंग्रेजी में है, जो संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया। कहाँ, केंद्रीय कक्ष में रखा गया, जिसे एनेक्सी भवन कहते हैं, एनेक्सी भवन कहते हैं। संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी में है, जो संसद के केंद्रीय कक्ष या एनेक्सी भवन में रखा गया है। और दूसरा फैक्ट पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं, संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था पुनर्गठन। क्यों जरूरत पड़ी पुनर्गठन की, क्योंकि देश विभाजित हो गया था, तो फिर पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी, तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। इस संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष अध्यक्ष नहीं, क्या, उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसके द्वितीय उपाध्यक्ष थे कृष्णामाचारी। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन, एच.सी. मुखर्जी। दूसरे उपाध्यक्ष कृष्णामाचारी। और भी बातें, अब्दुल कलाम आजाद, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित कर देना चाहिए। किसने कहा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने इस संविधान सभा में कहा था कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष, कितने वर्ष, 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए। क्यों ऐसा कहा, अगर हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराते वयस्क मताधिकार पर तो टाइम अधिक लग जाता, इसलिए उन्होंने कहा कि 15 वर्ष क्या कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। ऑस्टिन ने कहा, कमेंट है ये, ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी, ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस पूरा भारत था। अर्थात संविधान सभा का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब क्या, संपूर्ण भारत। ये रहा आपका संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण।
दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।